दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई, 72 कैंडिडेट की लिस्ट। इसके पहले 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आपने देखी होगी और इन दोनों लिस्ट को देखने के बाद अब ये तकरीबन साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी 370 का जो नारा दे रही है वो 370 का नारा सिर्फ और सिर्फ एक जुमला प्रतीत हो रहा है। जुमला इसलिए क्योंकि कई राज्यों में भाजपा ने इस तरह के नारे दिए, केंद्र में दिए। 300 प्लस का नारा फील गुड और इंडिया साइनिंग के दौर में 2004 में वेंकैया नायडू ने दिया, मिली कितनी? 138। दिल्ली विधानसभा में 62 प्लस का नारा भाजपा ने दिया, मिली कितनी? 8। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में 185 प्लस का नारा भाजपा ने दिया, मिली कितनी? 53। और बंगाल के चुनाव की बात करें तो बंगाल की तो पूछिए ही मत, बहुमत से काफी आगे के तमाम दावे उस वक्त हवा हो गए जब भारतीय जनता पार्टी केवल 25% सीटों पर यानी 1/4 सीटों पर सिमट गई थी। दोनों लिस्ट में रिस्क टेकिंग एबिलिटी का साफ अभाव दिखा है। जिस बात के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी यूएसपी रही है कि तकरीबन 1/3 लोगों को बेटिकट कर देना, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने बेटिकट करने की इस प्रक्रिया में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं बख्शा, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे लेकिन बीजेपी की कमान परोक्ष रूप से उनके हाथ में आ गई थी, तब 2014 में जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा को बेटिकट करने से नहीं चुके, वो नरेंद्र मोदी चाहे उमा भारती हो या शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम बड़े नामों को बेटिकट करने में कोई पूरी दिलचस्पी दिखाई नरेंद्र मोदी ने। अब हालात ये हो गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी कहना पड़ा कि चुनाव लड़िए। नितिन गडकरी को आज की दूसरी लिस्ट में उनकी नागपुर सीट से टिकट दे दिया गया। गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को उनकी परंपरागत बीड सीट से टिकट दिया गया। और हालात तो ये है कि नॉर्थ मुंबई की सीट पर पूरी जिंदगी कभी कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले, चुनाव कौन सी बला होती है, चुनाव में कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगने पड़ते हैं, कहां सलाम, कहां प्रणाम, कहां आदाब करना होता है, इस कल्चर से कोसों दूर रहने वाले पत्रकार की इस एक खबर पर मानहानि की धमकी तक देने वाले, अब जब भला जनता के बीच हाथ जोड़ते चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब नजर आएंगे तो उन चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का नाम है पीयूष गोयल। नॉर्थ मुंबई की सीट से उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कल तक जो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे संजय भाटिया, वो जरूर हरियाणा में बेटिकट हो गए हैं, लेकिन इस पूरी टिकट की सूची को यदि आप देखें और टिकट देने की कवायद को यदि आप देखें तो आज तक आपने खासकर मध्य बिहार, जो आज का दक्षिणी बिहार है, उस इलाके में आपने पकड़ौआ विवाह सुना होगा, पकड़ौआ शादी। आज आपने पकड़ौआ एमपी का टिकट भी देख लिया कि कैसे पकड़ पकड़ के टिकट दिए जा रहे हैं। पकड़ौआ एमपी टिकट आपने नहीं सुना होगा कि किसी को पकड़ कर टिकट दे दिया जाए। पता नहीं आने वाले वक्त में किसी को एयरपोर्ट से उठा के कहा जाए कि चलो चुनाव लड़ना है, जल्दी से दस्तखत करो नहीं तो घर पे ईडी पहुंच जाएगी, ये भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज का दौर पकड़ौआ टिकट का है, आज का दौर पकड़ौआ एमपी बनाने का है। और इसी दौर में राहुल गांधी के बेहद करीबी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर भी सिरसा से टिकट पा गए हैं। और झारखंड में अम्बा प्रसाद जो कांग्रेस की विधायिका हैं, वो साफ साफ कह रही हैं कि ईडी की नोटिस इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्हें चतरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था। और इसी दौर में यदि आप इस पूरी व्यवस्था को देखें, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सेटअप को देखें, तो अनुराग ठाकुर भी टिकट पा जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां अरविंद केजरीवाल का जलवा है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़कर आए कपिल मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाता, हर्ष मल्होत्रा टिकट पाते हैं। और टिकट लेने और देने की प्रक्रिया जहां चल रही है, मैंने तो पकड़ौआ एमपी की ही बात की कि पकड़ौआ एमपी टिकट की बात, पकड़ौआ मुख्यमंत्री और पकड़ौआ विपक्ष का नेता भी आपने देखा है, पकड़ौआ उप मुख्यमंत्री भी देखा है, वो बीजेपी ने बनाए या बनवाए हैं। ईडी का नोटिस मिला, ईडी के नोटिस के बाद पकड़ौआ मुख्यमंत्री आपने भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से पकड़ कर लाए गए एक मुख्यमंत्री आप पूर्वोत्तर में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पकड़ौआ विपक्ष का नेता देख रहे हैं, उन्हें भी ईडी का नोटिस मिला था और वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी पकड़ कर लाया गया ईडी के नोटिस के बाद। पकड़ौआ उप मुख्यमंत्री भी आप देख रहे हैं, जब पकड़ करके लाया गया
शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार को ईडी का नोटिस, और उसके बाद पकड़ौआ उप मुख्यमंत्री आपने देखा। और पकड़ौआ मुख्यमंत्री तो आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को, जनाधार छोड़कर पूरी पार्टी को कबाड़ दिया गया। पूरी पार्टी को लेकर के, तकरीबन पूरी पार्टी को लेकर के एकनाथ शिंदे आ गए और अधिकांश लोगों के ऊपर ईडी का डोजियर तैयार होने की बातें सामने आ रही थी। कुछ को नोटिस मिल भी गया था। तो पकड़ौआ मुख्यमंत्री, पकड़ौआ विपक्ष का नेता, पकड़ौआ उप मुख्यमंत्री और पकड़ौआ सांसद का टिकट, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। तो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी, कोई आश्चर्य मत कीजिएगा जब चुनाव के बाद पकड़ौआ प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी बनाने लगे। पकड़ौआ प्रधानमंत्री की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 272 का आंकड़ा यदि एनडीए गठबंधन को नहीं मिला, आज की तारीख में जो एनडीए गठबंधन है उसे 272 का आंकड़ा नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 240 का आंकड़ा नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी यदि 180 से ऊपर जाती है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की संभावना वाली पार्टी कांग्रेस से तकरीबन 60-70 सीटें आगे रहती है। खराब स्थिति में भी यदि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 180 का आंकड़ा छूने में कामयाब होती है, तो सरकार बनाने की गुंजाइश तभी बचती है जब माइनस नरेंद्र मोदी, माइनस अमित शाह, माइनस योगी आदित्यनाथ और माइनस नई परिपाटी वाली बीजेपी, वो परिपाटी जिसमें जो जितना उल्टा बोलता है वो उसकी उतनी ही बड़ी तरक्की होती है। गिरिराज सिंह का उदाहरण आप देख सकते हैं। लेकिन तमाम तरह की उलटबाजी के बावजूद गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं से टिकट पा जाएं, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। और टिकट देने की मजबूरी दरअसल यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो वोटर का मिजाज है, वोटर में जो उदासीनता दिखाई दे रही है, ना तो वो राहुल गांधी के लिए बहुत इंथुजियास्टिक नजर आ रहा है, राहुल गांधी के प्रति भी आशा की किरण अंदर खाने हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से बहुत खुलकर दिखाई नहीं दे रही वोटर्स में। नरेंद्र मोदी के प्रति भी कमोबेश वही हाल है, और वो हाल होना स्वाभाविक है। 10 साल इस देश ने नरेंद्र मोदी की सत्ता को देखा, डिमोनेटाइजेशन के सहारे असंगठित क्षेत्र को टूटते हुए देखा, कोरोना महामारी के दौर में भारत सरकार की बदइंतजामी को देखा, और उस दौर में अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट को माइनस में जाते हुए देखा। और आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो इस देश में स्मॉल कैप के शेयरों में इतनी चपत लगी है, 13 लाख करोड़ रुपए पूरे स्टॉक एक्सचेंज में आज स्वाहा हुए हैं। 1000 अंकों से ज्यादा सेंसेक्स गिरा है, 22,000 के नीचे के आंकड़े पर तो निफ्टी तक पहुंच गया है, और 13 लाख करोड़ में ध्यान रखिए छोटे निवेशकों का बहुत बड़ा योगदान है जिनका नुकसान हुआ है। तो इस दौर में जब शेयर बाजार में निवेश करने वाला व्यक्ति भी कंगाली की तरफ जा रहा हो, अग्निवीर की नौकरी मांगने वाला व्यक्ति आज सिर्फ यह सोचकर खुश हो सकता है कि 4 साल में सिर्फ उसी की नौकरी नहीं गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 साल मुख्यमंत्री रखने के बाद चुनाव के 1 साल पहले हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को ही चुनावी राजनीतिक अग्निवीर बना दिया। तो इस हालात में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा किसान हो, या रेलवे एनटीपीसी से लेकर अलग अलग वैकेंसियों को लेकर परेशान नौजवान हो, महिला पहलवान हो, और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों की सूची देखें तो महिलाओं के नाम में ज्यादातर वही नाम आपको दिखाई देंगे जो परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद की शिकार किस तरह से है, ये गोपीनाथ मुंडे की बेटी के टिकट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रीतम मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी नहीं होती, किसी साधारण परिवार से आई होती, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीट से टिकट देती? प्रेम कुमार धूमल के बेटे नहीं होते अनुराग ठाकुर, क्या उन्हें टिकट दिया जाता? कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर को नेता नहीं बनाया होता, प्रदेश अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुंचाया होता, क्या उन्हें टिकट मिल पाता? टिकट की स्थितियां तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी में कि पकड़ौआ टिकट देने के बावजूद और साथ साथ पुराने लोगों को तमाम इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम उठाने से परहेज किया है, उसे साफ जाहिर हो जाता है कि सत्ता दरअसल सबसे बड़ा जोखिम लेने जा रही है, और उस जोखिम को लेने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। जोखिम नहीं होता तो नीतीश कुमार को इस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, चिराग पासवान की जिद को मानने की जरूरत नहीं पड़ती,
और इन सारी परिस्थितियों में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब चुनाव सामने हो और उनके पोते को अपने गठबंधन में लाना हो। ओम प्रकाश राजभर को, पीला गमछा को उत्तर प्रदेश में मंत्री पद देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरत इस दौर में अजीत पवार से लेकर के एकनाथ शिंदे तक को स्पेसिफाई करने, उन्हें संतुष्ट करने की भी नहीं पड़ती यदि हालात पूरी तरह से अनुकूल होते। हालात अनुकूल रहने की एक वानगी देखिए। नीतीश कुमार 2014 में विरोध करते रह गए 13-14 में कि नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस तोड़ना मंजूर किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया क्योंकि हालात उनके अनुकूल थे। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को तब राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर देखा नहीं था, सिर्फ गोदी मीडिया का वो प्रोपेगेंडा देखा था जिसमें गुजरात मॉडल की बात होती थी। लोगों ने उस पर एतबार किया। माहौल अनुकूल था। उस दौर में उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी बीजेपी झेल करके चली गई कि जितनी सीटें लेनी है आप ले लो, अन्यथा गठबंधन छोड़कर चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ने उस दौर में उन सारे हालातों को अपने पक्ष में, अपनी शर्तों पर रखा। लेकिन आज के हालात जरा देखिए। बात से बात ना बने तो ईडी बात बनाए, ईडी से बात ना बने तो सीबीआई बात बनाए, सीबीआई से बात ना बने तो कोई और एजेंसी बात बनाए, और कहीं से बात ना बने तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं है, तब उसके खिलाफ प्रचार किया जाए, इंडिया गठबंधन को, इंडी अलायंस और तमाम तरह की दूसरी चीजें। ये सारे संकेत इस दिशा में इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 2014 जैसी चमक बिखेरती हुई नहीं दिख रही है। 2019 की तरह विकल्पहीनता के अभाव की स्थिति पैदा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई सिर्फ आज की तारीख में एक ही दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो ढलान है, भारतीय जनता पार्टी के उस कथित गुजरात मॉडल का जो ढलान है, कॉरपोरेट की चाशनी में लपेटे हुए चुनावी हिंदुत्व का जो ढलान है, क्या वो ढलान आम आदमी की महत्वाकांक्षाओं से सीधे सीधे टकरा रहा है? आम आदमी की इच्छाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का कोई मेल नहीं हो रहा है। किसान, नौजवान, महिला या समाज के किसी दूसरे सेक्शन को भारतीय जनता पार्टी से निराशा हाथ लग रही है। और इन सब के दौर में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना या नहीं बना, यह बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी 52 की संख्या से काफी आगे लोकसभा में जा रही है। इस बात को तो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निजी बातचीत में तो स्वीकार ही करते हैं। आने वाले वक्त में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत देखते हैं, गठबंधन सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी की तरह के प्रधानमंत्री के तौर पर हैसियत देखते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अपनी आंखों के सामने दूसरे प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए, गठबंधन की मजबूरियों के तहत शपथ लेते हुए और खुद के आडवाणीकरण की प्रक्रिया को खुद के द्वारा उसकी स्क्रिप्ट लिखते हुए दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम परिस्थितियां दिखाई दे रही है, और परिस्थितियां इसलिए दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिए, 1.5 से 2% वोटों का स्विंग यदि इस माहौल में, इस चुनावी माहौल में विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें, परिस्थितियों को देखें, वोटर्स के मिजाज को पढ़ने की कोशिश करें, तो साफ दिखाई देता है कि 1.5 से 2% का वोटर्स का स्विंग यदि हो गया तो कैंडिडेट और सांसदों की तो छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त में गुजरात लॉबी का झोला उठने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। उस कथित गुजरात लॉबी का, जिस गुजरात लॉबी के सहारे आपने इस देश में वो तमाम चीजें देखी जब प्रदर्शनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, आंदोलनजीवी, देश विरोधी, राष्ट्रद्रोही, तमाम तरह के ऐसे शब्दों से विभूषित किया गया जिस दौर में सिविल सोसाइटी अपनी भूमिका को अर्थहीन मान रही थी। लेकिन आज ये चुनाव सिविल सोसाइटी की भूमिका के पुनर्निर्धारण का है। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रूप से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अस्मिता का चुनाव बन के जब खड़ा हो गया है, जब वो अपनी आंखों के सामने ये देखते होंगे, कितना दुख होता होगा उन्हें कि मेहनत दिन रात खून पसीना बहाकर कार्यकर्ता करें और मंत्री पद की शपथ अश्विनी वैष्णव लें, हरदीप पुरी लें, एस जयशंकर लें, मीनाक्षी लेखी लें, और कुछ सिनेमा वाले लें, फिल्म वाले लें, कुछ अश्लील गाने वाले को पहले टिकट दिया जाए और फिर बाद में टिकट से वंचित किया जाए,
और कुछ तो तीसरी बार भी टिकट पा जाए, कुछ दूसरी बार भी टिकट पा जाए। तो ये हालात जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने है तो ध्यान रखिए, पब्लिक है, सब जानती है, और जब पब्लिक सब जानती है तो झोला उठवाना भी जानती है। और आज का भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा लिस्ट है, इस दूसरे लिस्ट पर यदि आप नजर डालें, पहले लिस्ट पर नजर डालने के बाद, तो साफ जाहिर होता है कि ये एक सबसे बड़ा पक्का सबूत सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में सत्ता को लेकर किस कदर घबराई हुई है, सत्ता में वापसी को लेकर किस कदर आशंकित है। बाकी का मामला तो अगले 48 घंटों में इलेक्टोरल बॉन्ड और उसकी सच्चाई आपके, हमारे और पूरे देश के सामने रखी देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।